हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपको पता है 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, लास्ट सेशन में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको होमवर्क में करने को दिए थे। आज के सेशन में आगे स्टार्ट करते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक में कौन से तत्व हैं आपके? वर्ग 13 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व आपके डी ब्लॉक में हैं, और यहाँ पर 57 परमाणु क्रमांक जिसका आएगा वहां से लेकर के और 102 के जो आपके तत्व 57 to 70 आपका एक लेंथेनाइड सीरीज में जो एफ ब्लॉक में रखे गए हैं, और 89 to 102 आपका कहाँ रखे गए हैं? एक्टेनाइड की सीरीज में रखे गए हैं, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद डी ब्लॉक की बात की थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 1 to 10 NS 1 to 10 हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। जो आपका ये वाले वर्ग है, ये सारे डी ब्लॉक के तत्व है आपके। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर कहा गया था, जिनमें कि आपका संक्रमण तत्व वो वाले तत्व थे जिनमें आपके अपूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक पाए जा रहे थे, और जो पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक हैं जिनमें, उनको संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु आपका नहीं कहा जाएगा। ओके, एफ ब्लॉक में आपकी दो सीरीज है, एक लेंथेनॉइड सीरीज, एक आपका एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज आपके लेंथेनम के बाद जो सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेटियम तक या ल्यूटेशियम तक जाती है। दूसरा एक्टेनॉइड की सीरीज एक्टेनियम के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक की आपकी ये पूरी सीरीज बनती है। देन 4 ट्रांजिशन सीरीज आपको डी ऑर्बिटल में देखने को, डी ब्लॉक के तत्वों में देखने को मिलती है। एक आपका आता है 3D, एक आता है 4D, एक आता है 5D और एक आता है 6D, ठीक है। 3D संक्रमण श्रृंखला आपकी स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, जिसमें अपूर्ण 3D कक्षकों वाले संक्रमण तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाता है। 4D में आपका 39 परमाणु क्रमांक से लेकर के 48 परमाणु क्रमांक कैडमियम तक के तत्व आते हैं। वहीं पर 5D में आपका 57 लेंथेनम के बाद 72 से लेकर के 80 मर्करी जो आपका तत्व है वहां तक के जो तत्व है वो किसमें आएंगे? 5D यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी में आएंगे, ठीक है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में 89 एक्टिनियम को छोड़ करके 104 रदरफोर्डियम से 112 परमाणु क्रमांक वाले तत्व इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था। इसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें धात्विक गुणों की बात की थी और परमाणु त्रिज्या की आपने बात की थी। साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझा था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? परमाणु संख्या बढ़ रही है, और परमाणु संख्या बढ़ने पर संक्रमण धातुओं की परमाणु और आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आ रही है। ये किस वजह से हो रहा है? जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, नाभिक में धनावेश की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट के कारण आपका क्या हो जाता है? परमाणु का जो नाभिक है वो उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एफ वाली ऑर्बिटल है ये, ठीक है, इस पे आपका इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, ठीक है। तो धीरे धीरे परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, यानी नाभिक में धनावेश बढ़ रहा है। नाभिक में धनावेश के बढ़ने के कारण वो जो बाह्यतम कोश है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? और छोटी होती जाएगी, यानी नाभिक के पास आती जाएगी। इसी के यही आपको क्या कहलाता है लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आयनीकरण एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी आपने देखी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी के बारे में मैंने कहा था आप पढ़ लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। तो ये जनरल आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। तो इसमें क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जिनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कारण ये क्या करते हैं? डी ट्रांजिशन शो करते हैं और कलर कॉम्प्लेक्सेस आपके बनाते हैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका एक आपका यौगिक है, संक्रमण तत्व का एक यौगिक है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले इसको बनाया किस प्रकार जाएगा? क्रोमाइट अयस्क से इसको बनाया जाता है, ठीक है। K2Cr2O7 आपका क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अयस्क होता है एक फेरोक्रोम जिसे कहा जा रहा है, या क्रोमेट, या इसको
क्रोमाइट अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है, FeCr2O4। ओके, दूसरा आपका फेरोक्रोम भी इसी को कहा जा रहा है। इससे बनाया जाएगा, किस प्रकार बनाया जाएगा? FeCr2O4 लिया, उसकी अभिक्रिया किससे कराई गई बच्चे? सोडियम कार्बोनेट से यहां पर कराई गई है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी आपको दिख रही है। देन क्या बन रहा है आपका? सोडियम क्रोमेट। ओके, जो येलो कलर का सोल्यूशन बताएंगे ये वाला। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा? इस सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया 2H+ के साथ कराई जा रही है, यानी किसी अम्ल से आपका H+ आ रहा है। देन Na2Cr2O7 बन रहा है यहाँ पर, जो कि आपका क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, अब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के KCl के साथ कराई गई। Na2Cr2O7 की अभिक्रिया KCl से कराई गई और यहाँ पर Na जो था वो कहाँ चला गया? Cl के साथ चला गया और पोटेशियम इधर आ गया, तो K2Cr2O7 बन गया प्लस NaCl आपका अलग हो गया। तो इस प्रकार से आपने कहाँ से लिया था? जब आपने क्रोमाइट अयस्क की बात की, फेरोक्रोम जिसे कहा जा रहा था, ठीक है ना, FeCr2O4, उसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई, देन आपको सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ। सोडियम क्रोमेट से आपने H+ करके यानी एसिड में उसको अभिक्रिया करा करके क्या बनाया? सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। देन सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया आपने पोटेशियम क्लोराइड से की और देन आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ, ठीक है। Chromate and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon pH of the solution, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चे? ये आपके इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, यानी एक दूसरे में बदल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, डिपेंड करता है इनकी pH वैल्यू पर। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आपने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखी है तो वहां पर K2Cr2O7 को आप क्या ले रहे थे? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सोडियम और पोटेशियम के जो डाइक्रोमेट्स बनते हैं उन वो एक कैसे होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। दस एसिडिफाई K2Cr2O7 विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन, सल्फाइड टू सल्फर, टिन सेकेंड टू टिन फोर्थ एंड आयन सेकेंड, सॉल्ट टू आयन थर्ड, ठीक है। तो ये सब इन सभी को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ऑक्सीडाइज करवाने की, या एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है? K2Cr2O7 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो भी होती है उनमें इसे क्या किया जाता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका, इट इज यूज इन मॉडर्न डायल्स, लेदर इंडस्ट्री, फोटोग्राफी फॉर हार्डनिंग ऑफ फिल्म, ठीक है। मॉडर्न डाइज में इसको यूज किया जाता है डाई करने के लिए, लेदर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है फिल्म की हार्डनिंग के लिए। ओके, सी है आपका, इट इज यूज्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड के टेस्ट में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ग्लासवेयर, ठीक है। आप कभी लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपको टीचर्स क्या कहते हैं कि ग्लासवेयर को अगर वॉश करना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से वॉश कर लो, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वहां क्लीनिंग में भी यूज में आ रहा है। तो ये कुछ यूजेस हो गए, रिएक्शन नोट कर लेंगे जल्दी से। तो ये पढ़ लेंगे आप KMnO4 के बारे में। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपका कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में आ सकता है कि रंग वाले आपके यौगिक बन रहे हैं। दूसरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लैंथेनॉइड संकुचन जो है उस पर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और ये टॉपिक भी आपके इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 और KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। KMnO4 कुछ इस तरह का आपका दिखता है सॉलिड फॉर्म में, और अगर उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इस पर्पल कलर का या बैंगनी रंग का आपका ऐसा सॉल्यूशन बनता है। बहुत प्यारा कलर आता है इसका। इसको आपका क्या किया जा रहा है बच्चे? MnO2 को क्षारीय धातु ऑक्साइड, ठीक है, कोई क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसके साथ अभिक्रिया कराई जाएगी और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। पहली रिएक्शन में आपका उत्पाद क्या बन रहा है? K2MnO4 बनेगा,
जिसके साथ जल भी बन रहा है। देन आप अगेन उसको क्या कराएंगे, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए ये रिएक्शन नोट कर लेंगे, आपकी बुक में भी होंगे ये रिएक्शन। कमर्शियल प्रिपरेशन KMnO4 एक्ट, कमर्शियल प्रिपरेशन भी है आपकी एक, इसमें आपके क्षारीय माध्यम में संकलन इसका किया जाता है और ऑक्सीकरण भी कराया जाएगा। देन आपका MnO4 2 निगेटिव बनेगा। ठीक है, ये आपका MnO2 2 निगेटिव था, इससे आपका क्या बन जाएगा, MnO4 2 निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब इस MnO4 2 निगेटिव कमर्शियल जो प्रिपरेशन कही जा रही है उसमें फिर क्या किया जाएगा, क्षारीय विलयन में वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण इसका कराया जाता है। देन परमैंगनेट का आयन आपका बन जाएगा, यानी MnO4 निगेटिव। चलिए प्रॉपर्टीज क्या है, KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीकारक की भांति यूज होता है आपका। यूजेज इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ Cl2 की प्रिपरेशन करने में इसका उपयोग है। KMnO4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज में आता है। इन मेकिंग बेयर्स रिएजेंट, ओके, बेयर्स रिएजेंट को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक, the F block consists of the two series lanthanoid and actinoid. Lanthanoid are known as rare earth metals and actinoid are known as radioactive elements. ठीक है ना, लैंथेनॉइड को क्या कहा जाता है, आपका रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। वहीं पर जो आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है उसको क्या कहा जाता है बच्चे, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है उन्हें। ठीक है, लैंथेनॉइड में जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है कि 4f में सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटर कर रहा होगा। ठीक है, f वाली शेल, आप सब शेल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, फोर्थ शेल से ही आपकी f शुरू होती है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। एटॉमिक एंड आयनिक साइज from left to right decreases due to increase in nuclear charge. This is known as lengthenoid contraction. ये मैंने आपको बताया कि एटॉमिक और आयनिक साइज या जो पूरा एटम का साइज है वो डिक्रीज कर जाता है लेफ्ट टू राइट। जब लैंथेनॉइड सीरीज में आप बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो परमाणु का क्रमांक बढ़ता है लेकिन साइज क्या होता है, कम होता जाता है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश में क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, नाभिक में धनावेश बढ़ रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, बाहर वाले सबसे बाह्यतम कोश को अंदर की ओर खींच रहा है, जिससे आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। दिस इज नोन एज lengthenoid contraction. Okay, all the lanthanoids are silvery white soft metal and tarnish rapidly in air. सारी जो धातुएं होती हैं लैंथेनॉइड सीरीज की वो कैसी होती है, सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है, सॉफ्ट मेटल्स है सारी, लेकिन टार्निश रैपिडली इन एयर, लेकिन हवा की उपस्थिति में धीरे धीरे कैसी हो जाती है, खराब होने लगती है। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, जितनी भी ज्यादातर जो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स हैं उनके आयन क्या है, आपके कलर दिखाते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में भी और आपका एक्वस सॉल्यूशन में भी। ठीक है, नीदर La यानी लैंथेनम पॉजिटिव 3 वाला जो उसका आपका एटम होगा, नॉर Lu3 पॉजिटिव आयन shows any color but the rest do so. इन ये दोनों आपके कलर नहीं दिखाते, बाकी दिखाते हैं। The lanthanoid ion others then the F0 type lanthanum +3 to cerium and cerium +4 and the F14 type are all paramagnetic. The paramagnetism arises to maximum in niobium. Okay, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है पूरा। कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे आपने कि लैंथेनॉइड में पृथक्करण में कठिनाई होगी जितने भी उसके तत्व हैं, क्योंकि
परमाणु का क्रमांक तो बढ़ रहा है लेकिन आकार कैसा हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि दो जो आपके परमाणु हैं, दो जो आपके तत्व हैं, उनके परमाणु का आकार लगभग समान हो सकता है या फिर उनमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उनको आप पृथक नहीं कर सकते। और परमाणु का आकार को समझने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, उन दोनों के ही जो परमाणु का आकार है वो लगभग समान हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। और विद्युत ऋणात्मकता आपकी लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक बढ़ती है। ओके, एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे। एक्टिनॉइड्स में एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 5s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। एक्टिनॉइड्स exhibit a range of oxidation states due to comparable energy of 5f, 60 and 7s orbitals. The general oxidation state of actinoids is +3। ठीक है ना, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्टिनॉइड्स की होगी वो +3 होगी, लेकिन ये एक रेंज शो करते हैं। कंपेरेबल एनर्जी है क्योंकि 5d की, 5f की, 6d की और 7s की, इसलिए all the actinides are strong reducing agents and very reactive। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, यानी अपचायक होते हैं, प्रबल, और बहुत ज्यादा कैसे हैं? अभिक्रियाशील है, वेरी रिएक्टिव। ओके, एक्टिनॉइड्स आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एक्सेट्रा लाइक लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड अभिक्रिया कर रहे हैं किसके साथ? आपका ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन और सल्फर के साथ, जैसे आपका लैंथेनॉइड करती है। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, इसीलिए इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जा रहा है, एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देयर केमिकल नेचर। ओके, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव नेचर इनका होता है, इस वजह से क्या नहीं कर सकते, इनकी केमिकल नेचर को स्टडी कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलिए, तो होमवर्क में क्या क्या करेंगे? एक तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, कलर कॉम्प्लेक्सेस की बात की मैंने, वो अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कल के सेशन में एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे, तो वो चैप्टर पढ़ के ये वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे, इसको तैयार करेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे घर से, देन हम यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।